करते हैं। तो जस्ट हैव वन क्वेश्चन, आप लोगों ने टेस्ट पहले पढ़ा है कि फर्स्ट अटैम्प्ट है आप लोगों की? कितने में फेल हुआ? क्यों? लाइक वाई? इसलिए फेल हुआ है? चलें जी, इसका मतलब टेक्स्ट पढ़ के हैं। ग्रुप ए कितने पेपर रहते हैं? कितने? सारे कितने रहते हैं ग्रुप ए के? बीलो पास है? देखिए, पेपर में फेल हो जाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ज़िंदगी में इंसान फेल होता रहता है, लेकिन बार बार फेल होना इज़ द रियल प्रॉब्लम। ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी है। आप एक दफ़ा फेल हो गए हैं, चलिए ठीक है, ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हुए, हो गए, ठीक है, बट आपने अपनी गलतियों से सीखना है और आपने क्या करना है, आप इसको आगे लेके चलें। अगर आप बार बार फेल होंगे, फिर क्या है, आपके लिए एक रियल प्रॉब्लम जो है वो जनरेट होगी, जो आपके लिए वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। अभी आई गेस आप लोगों के FTS भी रिसेंट ही होंगे, इतने पुराने भी नहीं हुए होंगे। सो अगर आप लोग फेल हुए हैं तो सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड योर फेलियर। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि आप सबको पता फेल क्यों हुए। आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि जी मैं फ़ेल हुआ हूँ, मुझे पता ही नहीं है आई कैप ने क्यों फ़ेल कर दिया, आई कैप ज़्यादती करता है, आई कैप मोदी है। आप ये कभी भी नहीं कह सकते। आपको खुद पता है कि आपने आई कैप के एग्ज़ाम में क्या किया था, क्या नहीं किया था। यू नो दिस वेरी वेल। अगर 30s में नंबर हैं तो आपको पता होगा कि भाई या तो आपका पेपर पूरा हुआ ही नहीं होगा, साफ सीधी बात है, या आप लोगों ने कोई ना कोई एरिया छोड़ा होगा, आप लोगों ने सिलेक्टिव स्टडी की होगी, न्यूमेरिकल्स में सफ़र किया होगा या थ्योरी में सफ़र किया होगा। जस्ट इस सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो आपको ये आपके तमाम रीज़न्स जो हैं वो पता होंगे कि भाई इस वजह से हम पेपर में फ़ेल होके बैठे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स आपने दिए हैं लास्ट अटैम्प्ट में, अगर कोई फेल हुआ है तो आपको आपकी रीजंस ऑफ फेलियर बड़ी क्लियरली पता होगी। अगर आप उसको ओवरकम करते हैं, डैट वुड बी गुड फॉर यू, आप पेपर पास करें। देखिए, इस वक्त एज ऑफ नाउ आप एक रेस में लगे हुए हैं जहाँ पे आप जितना अर्ली पेपर पास करेंगे आपके लिए बड़ा फिजिबल होगा फर्म्स में जाने के लिए। FTS क्या है अभी आप लोगों के? हैं? FTS क्या होता है? आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ये याद नहीं है क्या? FTS 42। एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो आपको कोई CA में आए हुए कैप स्टार्ट किए कोई 1 साल हो गया मैक्सिमम देखा जाए, या अगर आप देखो काउंट किया जाए तो आप लोगों का CA में आए हुए सफ़र अभी 1 साल का ही हुआ है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेटेड लेके चलें तो मेरे ख्याल से आप 1.5 साल में कैफ जो है वो बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से अपना कैफ जो है वो 1.5 साल में कर सकते हैं। भाई 3 पेपर किसी भी अटैम्प्ट में पढ़ना और पास करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्लान्ड होकर चलते हैं, थोड़ा सा आप अपने आप को कैलकुलेट करके चलते हैं तो ये बड़ा आसान चीज़ है। अब ये जो मैंने बात कर दी है, क्या इसके सपोर्टिंग कोई फैक्ट्स हैं? फैक्ट्स पे बात करते हैं। ये अभी आपके सामने स्प्रिंग 25 का रिजल्ट है। तो ग्रुप ए ही सबसे बुरा में 2 ही पेपर मैं पढ़ाता हूँ, दोनों में बड़ा गर्क हो गया हुआ है, मेरा कसूर इसमें कोई नहीं है। R1 के 2818 बच्चे पास हुए हैं और टेक्स्ट के 2485 बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। ये अभी स्टैट आई कैप के। लेकिन इसके साथ ना मैं आपके सामने पिछली 4 अटैम्प्टों के आई कैप के स्टैट्स जो हैं आपके सामने रखता हूँ। 2 साल के स्टैट्स हैं आपके सामने पासिंग रेशो पे। देखिए, जिन बच्चों ने कैफ क्वालिफाई किया, ऑटम 23 में 1761 थे, स्प्रिंग 24 में तकरीबन 1700 थे, ऑटम 24 में 1878 हुए। अब कितने बच्चों ने कैफ क्वालिफाई किया है? डैट इज़ 2155। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रेशो डिक्लाइन तो नहीं हो रही, तो बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। चलें, 4 पेपर विच सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। ऑटम 23 में 117, 154, 218, अब कितने बच्चे? 245। तो अगर आप देखें 4 पेपर पास करने वाले बच्चों की रेशियो में भी क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप स्प्रिंग 24 से
स्प्रिंग 25 कंपेयर करें एक साल में, देखें कहाँ 154 था, कहाँ 245 है, ऑलमोस्ट 90 स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हुए हैं। फिर हम 3 पेपर पे आते हैं, 1277, 1631, 1697। यहाँ पे कह सकते हैं आप 3 पेपर की स्ट्रेंथ जो है वो गिरी है, 1507 बच्चे हैं। अब 2 पेपर्स पे आते हैं, 2881, 2900, 2800, 2700, और ये आपके सामने जो है एक पेपर के स्टैट हैं। अब ये स्टैट्स क्यों आपके सामने शो किए जा रहे हैं, या क्यों आपके सामने बता रहा हूँ, बिकॉज अगर हम एक मिथ में हैं कि पेपर आई कैप पास नहीं करता, या आई कैप जान के फेल करता है, या हमारा कोई रीज़न है ही नहीं, सर फिर वाई दिस? ये क्या 2155 बच्चे पागल हैं, या आई कैप के लाडले थे, या ये 245 बच्चे जो है आई कैप के लाडले थे? इसका मतलब जो है आई कैप तो पास करता है। तो ये देखते हुए आप इस वक्त मेरे ख्याल से सारे के सारे 3 पेपर ही दे रहे होंगे मैक्सिमम, ऐसे ही है, 4 वाला तो कोई होगा नहीं। अब एक और चीज़ बताता हूँ, ये जिन बच्चों ने 4 पेपर पास किए हैं, चलो ये तो है 4 दिए, 4 ही पास कर दिए, इन 1500 में कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 4 दिए होंगे, 3 पास हुए होंगे? यू कांट काउंट इट राइट नाउ, डाटा नहीं है। लेकिन द थिंग इज़ डैट कि भाई ऑन एवरेज देखा जाए 3 पेपर जो हैं वो पास करना बहुत आसान है। कैसे? ये अगर ये बात मैं कह रहा हूँ, मैंने आपके सामने फैक्ट्स भी रख रहे हैं, डाटा भी रखा है आपके सामने। आप सारे फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ही है, पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है, कि कोई काम है। 3 पेपर से अगर हम बात करें तो कौन कौन से पेपर हैं आपके पास? एक पेपर होगा R1 का लाजमी, एक पेपर आपके पास टैक्स का होगा, तीसरा कौन सा पेपर है? बी लॉ का पेपर है। ज़रा आते हैं हम इनकी क्लास ड्यूरेशन में, क्या पेपर 3 पास करना मुश्किल है? चलें, बी लॉ की क्लास टाइमिंग कितनी होती है लेक्चर की? 60 मिनट्स। चलें जी, टैक्स की कितनी है? 1 घंटा 15 मिनट है। ये बन गए आपके पास कितने मिनट? 75। R1 की कितनी है? इसकी मेरी, मैं अपनी बात, चले हम इसको मेन कर लेते हैं, 75 मिनट्स पे ले जाते हैं, 1 घंटे 15 मिनट पे। चलो यहाँ पे 2 घंटे कहा है, मैं इसको 120 मिनट्स ही कर लेता हूँ क्लास टाइमिंग को। ऑन एवरेज आपके 3 सब्जेक्ट की क्लास कितने मिनट की बनती है, बताएं ज़रा? इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दूँ, 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट, 2 घंटे, अब कितने बनते हैं? 4 घंटे 15 मिनट की अभी बनती हैं क्लासेस, और आई गेस कंसेक्टिव भी नहीं होती, जिसमें आपको ब्रेक मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आप इसको डेली स्टडी करते हैं, सर मैं आपको ये कंफर्म बता देता हूँ कि अगर बी लॉ 60 मिनट का लेक्चर है ना, आपको घर जाके उस लेक्चर को पढ़ने में, उसके पास पेपर करने में 60 मिनट ही लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते आपको। जितना पढ़ा, अगर आप रोज़ का काम कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, अगर ये 75 मिनट का लेक्चर है, मैं इस पर भी आपको 60 मिनट ही कहूँगा। अगर ये 2 घंटे का लेक्चर है, आप इस पर प्रैक्टिस के लिए 90 मिनट्स ले लें। अगर आप इसको करते हैं तो तकरीबन कितना बनेगा? ये आपका बन गया 1.5 घंटा, ये 1 और ये 1, तकरीबन ये बन जाते हैं आपके 3.5। आप इनको भी 3.5 से 4 घंटे जो है वो काउंट कर लें। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में से अगर आप अपनी पढ़ाई के 8 घंटे निकाल दें, आपके पास स्टिल जो है वो कितने आवर्स बचते हैं? 16 आवर्स बचते हैं। द प्रॉब्लम इज़ डैट कि हम लोग आते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम कभी भी पढ़ाई को अपनी प्रायोरिटी पर रख ही नहीं पाते। अभी आप लोग एग्ज़ाम दे के आए होंगे, आप फेब का मंथ याद करें, कितना पढ़ते थे? कितने कितने घंटे पढ़ा है बताएं? फेब के मंथ में कितने कितने घंटे पढ़ा है? बहुत ज़्यादा पढ़ा, नींद भी कम की होगी, बहुत पढ़ा होगा, क्यों नहीं पास हुए? लेकिन उस फेब से पहले जनवरी में कितना पढ़ा था, दिसंबर में कितना पढ़ा था, नवंबर में कितना पढ़ा था? वो थी प्रॉब्लम। आप लोगों ने फेब के महीने में एक सब्जेक्ट को एक दिन में 5 घंटे पढ़ा होगा। अगर 3 सब्जेक्ट है तो 15-15 घंटे पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेकिन अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं तो दिस इज़ द की, आपको 5 घंटे पर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आपको रोज़ का इतना पढ़ना है।
आपकी अगर क्लास 5 दिन है तो सिर्फ 5 दिन आपने पढ़ना है, अगर 6 दिन है तो बस 6 दिन पढ़ना है आपने। अगर आप अपनी ये डेली की रूटीन बना देते हैं, आप सितंबर का पेपर पास है आपका। अब खुद बताएं, एक बच्चा जो फुल टाइम स्टूडेंट है, ना उसको कोई ऊपर जिम्मेदारी है, ना उससे कोई काम करना है, उसका काम सिर्फ पढ़ना है, माँ बाप पैसे दे रहे हैं और सिर्फ आपका एक काम है वो पढ़ना है, तो क्या उसके पास दिन के 24 घंटों में से क्या 8 घंटे भी नहीं है जिसमें क्लासेस और सेल्फ स्टडी शामिल है? या आपने खुद से सवाल करना है कि आपके पास ये 8 घंटे भी नहीं है इंक्लूडिंग क्लासेस? और ये जो आपकी क्लासेस हैं, आपको इसमें ब्रेक मिलता है, गैस लेक्चर्स में ब्रेक मिल जाता है। फिर जब आपने सेल्फ स्टडी करनी है, आप इसको बड़ा अच्छा प्लान कर सकते हैं। आप देखिए, जब आपका हाई पीक आवर्स होते हैं वो सुबह के होते हैं, आप उसमें जो सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है वो सुबह कर लें, एक दोपहर में कर लें, एक शाम में कर लें, आप इस तरह डिवाइड कर लें। अगर आप अपने डेली रूटीन में इस स्केड्यूल को ले आते हैं, रोज़ पढ़ने वाले को, आपके लिए स्टार्टिंग 1 वीक मुश्किल होगा, 2 वीक मुश्किल होंगे, हर 3 वीक मुश्किल होंगे रूटीन सेट करने के लिए। वंस द रूटीन इज सेट, आपकी ज़िंदगी जो है वो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और अगर आप इसको रोज़ का फॉलो करते हैं, इतना ही फॉलो करते हैं, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। तो सीए में आके ज़्यादा पढ़ना इज़ नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस कि आपका पेपर पास हो जाएगा। आप लोगों का अगर पेपर पास होना हो तो भाई रिजल्ट में लाइन लगी हुई है फेलियर्स की। ये वही फेलियर्स हैं, अगर आपने कभी देखा हो तो सुबह जाते थे फजर में लाइब्रेरी में और इशा पे निकलते थे, पढ़ पढ़ के पागल हो गए थे, क्यों नहीं पास हो पाए। और आपने कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे जो कभी भी लाइब्रेरी नहीं जाते थे, पेपर पास है, क्यों? वो पढ़ते रोज़ थे। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ एक काम करना है, डेट इज़ रोज़ का पढ़ना है। अगर आप रोज़ के 3 घंटे सेल्फ स्टडी के निकाल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, आपका पेपर फेल हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको कहता हूँ, आपका पेपर कभी भी फेल नहीं हो सकता अगर आप रोज़ निकाल रहे हैं। अगर नहीं तो फिर अगस्त का महीना होगा, आप फिर एक सब्जेक्ट को 5-5 घंटे दे रहे होंगे, 15-15 घंटे पढ़ेंगे, कुछ याद नहीं होगा। आपके पास चैट जीपीटी है आजकल, आपके पास डीप सीक है, आपके पास ग्रोक है, जाकर कभी इनसे पूछ लीजिएगा कि साइंटिफिकली ह्यूमन ब्रेन की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितनी होती है, आप कितने घंटे कोई चीज़ पढ़ के आप उसको याद कर सकते हैं। वो पर वीक कहता है 5 से 6 घंटे। अगर आपने एक वीक में कोई चीज़ 5 से 6 घंटे सीखी है तो आप उसको रिटेन कर सकते हैं। एक वीक की बात करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं आखिरी महीने में, एक सब्जेक्ट को 1 घंटे में नहीं पढ़ते, हम 5 घंटे कर रहे होते हैं। तो दिमाग में क्या आएगा? आपका दिमाग बेसिकली एक मसल है, आपके मसल को ग्रो करने के लिए रेस्ट चाहिए, आप उसको बस टफ करते हैं और कुछ नहीं करते, आप सीखते नहीं हैं, याद नहीं होता। फिर एक अक्सर मिलता है, जो हमने पढ़ा है भूल गया। भूलता क्यों है? जब याद हुआ ही नहीं है। आप अपने ब्रेन को एक अनड्यू, एक अननेसेसरी प्रेशर जो है वो देते हैं, वो नहीं कर पाता। अगर आप इस तरह चलेंगे, आपके 2 पेपर हैं, आपके 3 पेपर हैं, आपके 4 पेपर हैं, आपके पेपर पास हो जाएंगे। सो थिंग इज डैट के फेलियर हुआ है, ओके, होता रहता है, सब सारे फेल होते हैं। देर आर फ्यू लकीस्ट पीपल जो कह सकते हैं कि हम सीए में कभी फेल नहीं हुए, सारे होते हैं। लेकिन उस फेलियर के बाद अगर बार बार फेल हो रहे हो तो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आप अपने लाइफ में इनकर करके बैठे हैं। इसको आपने क्या करना है? ओवरकम करना है। और इसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है, डैट इज़ डेली स्टडी। 5 दिन क्लास है, 5 दिन पढ़ो। 6 दिन है, 6 दिन अ वीक पढ़ो। संडे को किताबों को अपने लिए ना महरम करार दो, देखना भी हराम है, बुक्स को हाथ ना लगाओ। बट थिंग इज़ डैट कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास एक वीक में पूरा एक दिन हो, आपके पास दिन में 16 घंटे हो, तो आपको आज पढ़ना पड़ेगा, वरना फिर वही होगा। अगस्त का जैसे सूरज चढ़ेगा, आप लोगों की टेंशनें शुरू हो जाएंगी, ये पेपर ड्रॉप कर देता हूँ, ये चैप्टर छोड़ देता हूँ, इस सब्जेक्ट का ये कर लो, इसका वो कर लो। फिर आप इफ़ एंड बट्स पे क्या होंगे, मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप एक फरवरी का महीना जो है उसमें सफ़र करके आए हैं, और आपके पास अब मई, जून, जुलाई, 3 महीने बाद आपका अगस्त है। तो आपके पास 3 महीने मज़ीद हैं जिसमें हम सारा कुछ क्या करना है, चीज़ों को लेके चलना है। सो अपार्ट फ्रॉम डैट, मैंने आपको स्टैट्स भी शो कर दिए हैं कि भाई आपको इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए कि 3 पेपर भी डूएबल है, 4 पेपर भी डूएबल है, और 2 तो हैं ही बहुत आसान पास करना। तो अगर हम बात करें टेक्स्ट की, तो हम इसको कैसे लेके चलेंगे या किस तरह से हम इसको पास करेंगे। देखिए, बुक्स आपके पास होंगी कि नहीं है?
कोशिश कीजिएगा कि पुरानी बुक्स को इस्तेमाल ना कीजिएगा, पुराने रजिस्टर्स को इस्तेमाल ना कीजिएगा। ये एक चीज़ लाइक है कि अगर आपके पास कोई ओल्ड बुक होती है या आपके पास कोई ओल्ड रजिस्टर होता है ना, जब आप दोबारा उसको पढ़ने बैठते हैं आप नहीं पढ़ पाते। आपने वही किताब देखी, खोली, उसकी वो चीज़ हाईलाइटेड थी, अंडरलाइन थी, जब आप वो देखते हैं ना आप कहते हैं तो मुझे आता है। उसकी वजह से जो एक ड्यू एफर्ट होती है आप वो पुट उसके ऊपर नहीं कर पाते। तो ट्राई कि आपके पास अगर हो गया ठीक है उसको डिस्कार्ड करें, गो विद द न्यू रजिस्टर, स्टार्ट फ्रॉम अ ज़ीरो, स्टार्ट फ्रॉम अ बिगिनिंग। आप उसको इस तरह ही लेके चलें जिस तरह आप क्या कर रहे हैं उसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। आपकी बुक्स के ऊपर नोटिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, जिस तरह एक बच्चा फर्स्ट टाइम जो है वो पढ़ रहा होता है। अगर बुक्स आपके पास हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ पुरानी बुक्स भी आप कैरी कर सकते हो, उस पर मैं इतना नहीं कहूँगा। तो हम करेंगे क्या, सिलेबस हमारा शुरू हो रहा, क्या डेट है, 12 में है, 12, हाँ। सिलेबस स्टार्टिंग का डेट हमारी तकरीबन 5 अगस्त के करीब होगी। अगस्त का जो स्टार्टिंग का सैटरडे होगा उसमें हमारा सिलेबस जो है वो एंड हो जाएगा। आई गेस कौन सा डे बनता है अगस्त का, जी ये देखना पड़ेगा। सेकेंड ऑफ अगस्त बनती है ना, यस। तो यू कैन से डैट 2 अगस्त तक हमारा सिलेबस जो है वो क्या हो जाएगा, वो वाइंड अप हो जाएगा। सो आई थिंक इज़ डैट कि हमने चीज़ों को साथ साथ करना है, एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, पास्ट पेपर्स करेंगे। अगर आप मेरी बुक पे आते हैं, अगर आपके पास है तो आप देखेंगे उस पर आपको हर चैप्टर के समरीज़, हर चैप्टर की न्यूमेरिकल शीट्स, हर एक चीज़ जो है आपको उसमें मिलेगी। तो आपको वो एक किस्म का लेक्चर नोट है जो क्या करना पड़ेगा, आप लेके चलेंगे। एक चीज़ याद रखनी है आपने कि एवरी सैटरडे इज़ योर टेस्ट डे। अगर मुझे कोई नीड पड़ी सैटरडे को क्लास रखने की तो रखूँगा, अदरवाइज़ एवरी सैटरडे इज़ योर टेस्ट डे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि हमने 5 दिन में जितना पढ़ा है, जितना हमने 5 दिन में पढ़ा है, हम क्या करेंगे 6 डे के ऊपर उसका टेस्ट जो है वो दे रहे होंगे। तो आप अगर काउंट करते हैं तो आपके तकरीबन ये 12 के करीब वीक्स बन रहे होते हैं और आपके इसका मतलब 12 वीकली टेस्ट होंगे और उसके बाद आपका रिकरिंग जो है एक मॉक आ जाएगा जो आप दे रहे होंगे। तो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो सिलेबस का ग्रिड है। देखिए टेक्स्ट का पेपर पास करना इज़ नॉट द बिगेस्ट थिंग अगर आप इसको थोड़ा सा प्लान होकर चलते हैं। आपको एक ज़माना वो था जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपके 100 में से 90 मार्क्स, 100 में से 99 मार्क्स कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती थी। ये वही बच्चे हैं जिनको मैट्रिक में वो क्लास 6-7 में शील्ड्स मिलती थी टॉपर की, और अब बेचारे 50 नंबर के लिए क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो क्या 50 नंबर टेक्स्ट में वाकई ही स्ट्रगलिंग है? अगर आप ग्रुप ए की बात करें ना तो आई पर्सनली बिलीव कि टेक्स्ट में 50 नंबर लेना इज़ द ईजीएस्ट थिंग एज़ कम्पेयर टू R1, बिजनेस लॉ, CMA। इनसे ज़्यादा आसान जो है वो टेक्स्ट में 50 नंबर जो है वो लेना है। अगर आप लोगों ने कभी गौर से देखा हो या अगर आपकी जो लास्ट प्रिपरेशन थी उसमें भी आपने नोट किया होता, आपका सिलेबस जो है उसके 3 ग्रेड हैं, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C। आप लोगों ने देखा होगा कि आई कैप के जो चैप्टर हैं स्टडी टेक्स्ट के, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, ये आपका ग्रेड A है। इसकी ऑफिशियल वेटेज जो है वो 5 से 10 नंबर की है। लेकिन अगर आपने कभी भी गौर किया है पिछली 5 अटैम्प्टों में, इसमें से ऑन एवरेज आई कैप जो है वो 8 मार्क्स का पेपर पूछता ही पूछता है। लेकिन ये वो चैप्टर हैं जो बच्चा सबसे एंड पे करता है और इनको एंड पे भी वो कैसे इस तरह करते हैं कि छोड़ देते हैं। चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन, वो तकरीबन सबने छोड़ा होता है। एथिक्स में कोड ऑफ एथिक्स जो है बच्चों को आता ही नहीं है। अगर ये 3 चैप्टर्स जो आपको डे 1 पे पता है कि भाई इसमें से आखिरी सवाल हमें आना ही आना है, तो क्या इसको छोड़ना, इस ग्रिड को इतना अच्छा तैयार ना करना कोई सेंसिबल अप्रोच है? लेकिन 100 में से 90 बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो करते ही नहीं है। इसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा ग्रेड जो है वो आता है, डैट इज़ इनकम टैक्स, जिसकी वेटेज जो है वो 60 से 70 मार्क्स की है और अराउंड इसमें से आई कैप 60 मार्क्स का पेपर जो है वो पूछता है।
और थर्ड हमारे पास जो आता है डैट इज़ सेल्स टैक्स, जिसकी वेटेज 20 से 30 नंबर की है। और आप इसमें ऑन एवरेज लेके चले, आई कैप आज तक हिस्टोरिकली इसमें से उसने 28 नंबर पूछे हैं। इनकम टैक्स हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा एरिया है और इसमें एक चैप्टर आता है जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसमें से कंफर्म आई कैप के हर अटैम्प्ट में 20 नंबर तो होते ही होते हैं। आप पूरा सिलेबस एक तरफ कर दें, आप सिर्फ ये देख लें 8 यहाँ से पूछने हैं, 20 यहाँ से पूछने हैं, 28 यहाँ से पूछने हैं, तकरीबन 50 से 56 मार्क्स जो है वो सिर्फ इन 3 एरियाज़ में से आपको आने। 50 में से 56 नंबर जो है उसने सिर्फ इन 3 एरियाज़ में से पूछने हैं। गेन सिर्फ 50 की है। कोई सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, रिटर्न, असेसमेंट, अपील, लॉसेस, सारा साइड पे कर दें। ये 3 एरियाज़ हैं जो आपके 50 से 56 नंबर के हैं। अगर आपके इस 50 नंबर में से अगर आप 40 नंबर ले लेते हैं, चलिए 40 भी छोड़ें, अगर आपके इसमें से 35 में से 40 नंबर आ जाए, 35 या 40 नंबर इस रेंज में आप नंबर निकाल लेते हैं, तो भाई सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, रिबेट्स, लॉसेस, रिटर्न, असेसमेंट, अपील, वो जो चैप्टर बेसिक्स वाला है इनकम टैक्स, उसमें से आपके बड़े आराम से 10 से 15 नंबर आ सकते हैं। होता क्या है, हम जब हमारी तैयारी होती है टैक्स की तो हम बिल्कुल इसकी ऑपोजिट वे में तैयारी करते हैं। हमारा सैलरी बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मज़ा आता है सैलरी करने में, प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी आती है हमें, कैपिटल गेन भी आ जाता है। आता क्या नहीं है, यही एरिया। आप लोग अभी फेल होके आए हैं, लाइक मैं आपको वो डी ग्रेड नहीं कर रहा, जस्ट टू लेट यू नो कि अभी आप लोगों का पेपर 5 पास नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। क्या रीज़न थी? आप असेस करें, 8 सवाल आए थे, किस तरह, क्या ये एरिया आपने किया था? बताएं, क्या आपका सेल्स टैक्स अच्छा हुआ था? क्या आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस का सवाल अच्छा हुआ था? इस दफ़ा बिजनेस का सवाल था, एक एओपी का सवाल था। अगर आप उनको काउंट करें दोनों को तो अराउंड 27 नंबर उसने पूछे हैं। फिर फर्स्ट चैप्टर के 2 ग्रेड है हमारा, आपने इसका सेल्फ एनालिसिस करना है। मैं आपको डे 1 पे बता रहा हूँ, रिज़ल्ट आया, बहुत बच्चे मिले, बहुत बच्चे पास हुए। आई कैन प्राउडली से कि अल्हम्दुलिल्लाह 400 प्लस बच्चा पास हुए सुपर टैक्स का, विच वॉज माई स्टूडेंट। बट आई थिंक इज दैट फेल हुए, ING फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे वैसे। मैंने अपने रूम में सिर्फ एक पेपर रखा हुआ था, स्प्रिंग 25 का क्वेश्चन पेपर। जो बच्चा है जी मैंने बड़ी सी तैयारी की है, पता नहीं मैं फेल क्यों हो गया हूँ, उसको सिर्फ मैंने ये 3 सवाल दिखाए थे, सेल टैक्स का, ग्रेड A का और बिजनेस का, ये आते थे। नहीं वो देखें ये तो मैंने नहीं किया था, इसमें शायद ये मेरा हो गया, इसमें मैंने ये कर लिया, बाकी मुझे आता था। भाई बाकी बचा क्या? अगर आप इसको टेक्निकली देखें, मैं इस अटैम्प्ट में जितने बच्चों से काउंसलिंग की है, मिला हूँ, बात की है, आई कैन से डैट 100 ऑफ स्टूडेंट्स से जो टेक्स्ट में फेल हुए हैं, जिससे भी सवाल किया है, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट जो फेल हुआ है वो कह दे कि मेरे ये 3 एरिया अच्छे थे। जो बच्चे फेल हुए हैं जब उनकी रीज़न आइडेंटिफाई की है वो इसी इन 3 एरियाज़ में ही स्ट्रगल करते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस आती ही नहीं है, AOP होता ही नहीं है इनसे, सेल्स टैक्स जी वो न्यूमेरिकल्स नहीं हुए थे, रटा मारा था, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ छोड़े। पहला चैप्टर का सवाल जी वो तो हमने कहा था एंड पे पढ़ लेंगे, टाइम नहीं मिला जी, कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ के गए हुए थे, एथिक्स वो बस देखा था। तो ये बच्चों के हालात हैं। 10 में से 9.8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन एरियाज में सफ़र करके गए। ये 50 से 56 नंबर है। अगर आपके इस 50 से 56 नंबर के एरिया में अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो जो रिमेनिंग आपका 40-45 का एरिया है उसमें अगर आपने परफॉर्म कर भी दिया तो नंबर कितने आने हैं आपके? जब आपको खुद पता है कि एक एरिया ऐसा है जिसकी वेटेज मैक्सिमम 1 ही 45 रही है, तो क्या आप इतने अच्छे हैं कि 45 से 45 लेके बैठे होंगे? एक असूल है, आप अगर पेपर देते हैं 100 नंबर का, अगर आप कभी भी आप इसको आजमाना चाहें तो ये दिस इज़ द बेंचमार्क कि अगर आपने पेपर 100 मार्क्स का किया है
चांसेस यही हैं कि आपका 70% पेपर ठीक होगा, जितने मर्जी आप 30 मार्क खान बने। और जब आपका 70% पेपर ठीक होगा, आई कैप चेक करेगा तो आई कैप में भी उसमें से 70% नंबर ही मिलने हैं। तो कितने नंबर बनते हैं ज़रा? 100 का 70 ले 70 आ गया, और 70 का 70% कितना बनता है? 54। इतना ही बनता है, देखिए ज़रा कंफर्म करना कितना बनता है। 70 का 70% कितना बनता है? कितना बनता है? 70 का 70%, 49। आई यू कैन से डैट 50 ही कर लें इसको। तो तकरीबन एवरेज बच्चे की कहानी ये है, तकरीबन एवरेज बच्चे की कहानी जो है वो ये है। लाजमी नहीं है कि अगर आपने 70 नंबर का पेपर किया है तो 40-50 आएंगे, 70 भी आ सकते हैं। मेरे पास एक बच्चा आया इस दफ़ा, उसने कसम उठाई है, कहता जिसकी कसम उठवाएंगे उठवा लें मेरे से, मैं 63 या 64 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करके आया हूँ और मेरा फेल था कंफर्म। पढ़ रहा था प्री बैच में, रिजल्ट आया टेक्स्ट पास। इसका मतलब क्या था कि वो एक एनॉमली तो है। वो कहता सर जिसकी कसम उठवानी उठवा ले, मैं पेपर ले आता हूँ, मेरा पेपर चेक कर ले। मैंने इस सवालों को हाथ नहीं लगाया था। कोई 63 या 67 मार्क्स का पेपर किया और पेपर पास हुआ उसका। एक और उसने पेपर दिया था CMA का, वो कहता जी मैंने ये 93 का अटैम्प्ट किया था, उसमें उसको 21 नंबर आए। मतलब क्या हुआ, क्या पागल है? नहीं। द थिंग वॉज डैट कि उसने जो 60 नंबर का पेपर किया था वो इतना अच्छा किया था कि उसमें से उसके 50 नंबर आ गए हैं, और जो उसने 90 का मार्क्स का पेपर किया है वो ऐसा था कि उसमें उसके 20 नंबर नहीं आ पाए। तो आपकी चेकिंग, आपकी मार्किंग जो है वो बड़ी मुनसिफाना होती है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। तो कहानी सिर्फ यही है टेक्स्ट में। होता क्या है, आप लोगों ने अभी पेपर दिए होंगे, अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो आप लोगों ने जब तैयारी की होगी, सैलरी बहुत तैयार की होगी, बहुत ज़्यादा तैयार की होगी, प्रॉपर्टी बहुत तैयार की होगी, कैपिटल गेन बहुत तैयार किया होगा, अदर सोर्स बहुत तैयार किया होगा। क्या उस वक्त ये था कि भाई 50 नंबर आने कहाँ से हैं, वो तैयार किया था? यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए फ्रॉम टुडे, व्हेन यू नो क्लियरली कि भाई मेरे 50 नंबर या 55, मोर देन 50 मार्क्स जब इन 3 एरियाज में से आने हैं, तो ये 3 एरियाज कभी भी आपके वीक नहीं होने चाहिए। अगर आपके ये 3 एरियाज 100%, 100% स्ट्रॉन्ग हैं तो बिलीव रखें आपका पेपर पास है। तो दैट इज़ द थिंग, इसे क्या करना पड़ेगा, आपको लेकर चलना पड़ेगा। दिस इज क्लियर? इफ़ यू वांट टू नोट इट, कर ले नोट पे, मैं मिटाना है इसको।
गॉट इट। अब पेपर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिथ है कि जी टेक्स्ट का पेपर जो है थ्योरेटिकल है, टेक्स्ट का पेपर है न्यूमेरिकल है, अगर थ्योरी कर लें क्या पेपर पास हो जाएगा, अगर न्यूमेरिकल्स कर लें क्या पेपर पास हो जाएगा। द आंसर इज़ नो। आपको इस पेपर को समझना पड़ेगा। ये पेपर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ना यूनिक है। आपकी कैफ की जितनी भी स्टडीज़ हैं उसमें अगर आप लेके चलते हैं तो आपको बड़े फॉर श्योर है, ख़ास तौर पर ग्रुप ए में, कि आपका पेपर या तो न्यूमेरिकल है या तो आपका पेपर जो है थ्योरेटिकल है। क्या बिजनेस लॉ में कोई न्यूमेरिकल चीज़ आती है? अगर लॉ की बात करेंगे आपको पता है कि वो 100% कौन सा पेपर है, थ्योरेटिकल है। R1 आपको पता है न्यूमेरिकल सॉल्व कर करके ख़त्म हो जाएंगे, पेपर नहीं होता। CM में आपको पता न्यूमेरिकल्स ही आने हैं, कोई मर के कोई 2 नंबर की थ्योरी पूछ लेगा या 5 नंबर की पूछ लेगा, तो 90% पेपर R1 का हो गया, CMA का हो गया, न्यूमेरिकल बेस्ड है। R2 आएंगे न्यूमेरिकल बेस्ड है, ऑडिट जाएंगे थ्योरेटिकल बेस्ड है, कंपनी लॉ जाएंगे थ्योरेटिकल बेस्ड है। आपको एक पेपर का समझ आती है कि भाई ये पेपर पढ़ रहा हूँ, इसमें से मेरा क्या आना है और क्या नहीं आना। लेकिन अगर हम टेक्स्ट की बात करें, स्पेसिफिकली अगर हम टेक्स्ट की बात करें, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये पेपर आप कह सकते हैं कि 60% आपका न्यूमेरिकल है और 40% जो है वो आपका थ्योरेटिकल पेपर है। तो इसका मतलब आप किसी भी एक चीज़ में स्ट्रॉन्ग हैं और दूसरी में वीक हैं, आप सफ़र करेंगे। अब पेपर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो पेपर में आपको कोई इसमें से 8 सवाल आते ही आते हैं। जो पेपर का होता है ना बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन, जिसे आप क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं, वो आपका हमेशा तो नहीं, वैसे अभी तक जितने भी पेपर हैं वो ग्रेड C में से होता है, और ये 8 नंबर का पार्ट A में और पार्ट B में जो है एग्जामिनर पूछते हैं। आप इसे कह सकते हैं ये प्योर जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको मिल रहा होता है। अगर आप 2022 से लेके अभी तक के जितने पास पेपर देख लें, इवन आप 2000 स्टार्ट करें 13 से, 14 से स्टार्ट करें, ऑटम 14 से स्टार्ट कर लें, इस ग्रेड के सवाल वो हैं जो मोस्ट रिपीटेडली आते हैं। एक ही सवाल है वही पूछ रहा है कोई। अगर आप इन 3 चैप्टर्स के सवाल निकालेंगे, कोई 15 सवाल बनते हैं जो हर अटैम्प्ट में रिपीट करके पूछ रहे हैं वो। और ये वो सवाल हैं जो आप पढ़ें आप जाके अगर उनको अपनी वर्डिंग में भी लिखाएंगे आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये क्रैमिंग तो है नहीं, इसका मतलब आपने पढ़ने और जाके लिखना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आसान थ्योरेटिकल एरिया है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, डेट इज़ 6, और क्वेश्चन नंबर 7 ये बेसिकली किस में से आएगा, सेल्स टैक्स में से। सेल्स टैक्स में से आपको एक उसने एग्ज़ाम लेवल न्यूमेरिकल पूछना है जिसके एवरेज मार्क्स जो हैं वो कितने होंगे, 16 होंगे, और बाकी उसने आपको पार्ट A, B और C में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछना होगा जो यू कैन से डैट अप टू 12 मार्क्स का होगा। और इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी मोस्टली वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो ये आपके पास हो गया। फिर बाकी आपके पास जो 5 सवाल आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, ये किस में से होते हैं, आपके इनकम टैक्स में से होते हैं, जिसमें आपको एक सवाल मिलेगा इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स का जो इंडिविजुअल के होंगे, यू कैन से ये अप टू 15 मार्क्स का होगा। एक आपको सवाल मिलेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के न्यूमेरिकल्स का, ये ऑन एवरेज लें आपको 18 मार्क्स का मिलेगा। और एक आपको कोई पेपर में शॉर्ट न्यूमेरिकल्स या शॉर्ट कैलकुलेशंस जो हैं वो 10 मार्क्स की मिल रही होंगी, और बाकी जो 2 सवाल होंगे वो आपके थ्योरेटिकल होंगे। आपका पेपर आप स्प्रिंग 25 के अटैम्प्ट निकाल लें, ऑटम 24 निकाल लें, स्प्रिंग 24 निकाल लें, आप जितनी मर्जी अटैम्प्ट निकाल लें, आपका सारे पेपर जो है वो इस तरह ही एग्जामिनर ने क्या किए हैं, बनाए हुए हैं। अगर आप देखें तो भाई 15, 18 और 10 कितने होते हैं, 25, 35, 43 और ये 16 कितने बने आपके, तकरीबन 59 मार्क्स बनते हैं। तो आप कह सकते हैं 55 से 65 मार्क्स तक आपको न्यूमेरिकल मिलने हैं, और आपको 35 से 40 मार्क्स तक क्या मिलनी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलने हैं। इसमें से बमुश्किल
10 नंबर का सवाल वो होगा जो आपका नॉलेज बेस होगा, बहुत मुश्किल है, मतलब वो जो रट्टे वाले सवाल हैं। बाकी आपके अराउंड 35 मार्क्स की थ्योरी जो है वो हमेशा कौन सी होती है, एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी होती है। तो जब आपको ये वाहिद पेपर है जिसमें उसने इतना क्लियरली बताया हुआ है कि आपका पेपर का स्ट्रक्चर ये है, इतने मार्क्स का आएगा, इतने मार्क्स का नहीं आएगा, ये इसमें होगा, ये इसमें सवाल होगा, इस तरह के सवाल आएंगे, तो जब आपको डे 1 पे पता है तो यू शुड ट्राई कि आपकी तैयारी जो है वो इसी हिसाब से होनी चाहिए। आप इसको कभी भी ब्लाइंडली पेपर तैयार नहीं कर सकते। बाकी R1 का पता है भाई, न्यूमेरिकल्स हैं, करते जाओ, बी लो, सवाल हैं, थ्योरी लिखते जाओ, बट इस पेपर को आप ब्लाइंडली तैयार नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि यार मैं चैप्टर कर रहा हूँ, इस चैप्टर में से आज तक सवाल आए कितने मार्क्स के हैं, क्या नेचर है सवालों की, न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स के आते हैं, थ्योरी कितने मार्क्स की आती है, क्या थ्योरी याद करने का मतलब यही है कि हमने वर्ड टू वर्ड लिखनी है? द आंसर इज नो। वे पेपर देख के आए, थ्योरी आई थी, क्या वो वर्ड टू वर्ड थी? नहीं। आपने क्या करना था, आपने रूल्स को लिखना था, और रूल्स क्या कर सकते हैं, हम अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो रूल्स याद करने हैं, तो ये आपका पेपर का स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको ग्रिप कर लेते हैं, ख़ास तौर के ऊपर थ्योरेटिकल एरिया को, ये है सबसे इंपॉर्टेंट एरिया थ्योरेटिकल, बिकॉज हम थ्योरी की बात करते हैं, आपने रूल्स याद करने हैं, आपको रूल्स याद होंगे तो वही रूल्स क्या करने हैं, आपने जाके न्यूमेरिकल्स में अप्लाई भी करने हैं। अगर आप रूल्स याद कर लेते हैं, आपको रूल्स की समझ आ जाती है, आपको थ्योरी लिखनी आ जाती है, एक तो थ्योरी भी आपकी निकल जाएगी और दूसरा आपके न्यूमेरिकल्स भी पास हो जाएंगे। रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो उसका तो मैं आपको पूरे सेशन में शॉर्टकट्स बता दूंगा कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं। हर न्यूमेरिकल में पासिंग मार्क्स तो आप निकाल लेंगे, लेकिन थ्योरी वो वाही चीज़ होगी जहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, आपको अपनी एफर्ट्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेंगी ताकि आप मार्क्स निकाल सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? ये आपके सामने ना इस सब्जेक्ट के कैफ 2 और कैफ 1 के स्टैट है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ग्रुप ए के पहले 2 सब्जेक्ट्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली सबसे बुरा रिजल्ट इन्हीं 2 सब्जेक्ट का आता है, कैफ 1 का और कैफ 2 का। इस दफ़ा का रिजल्ट 34.3% बना है, टू बी वेरी एग्जैक्ट 34 था। लास्ट टाइम में कितना था, 33 था, 35 था, यहाँ 43 था, 29 था, 38 था, 31 था। अगर आप इसका एवरेज निकालें तो अराउंड 35% पे जो है इसका रिज़ल्ट बन रहा है। रीज़न क्या हो सकती हैं? आप पेपर दे के आए हैं, फेल हुए हैं, और आप लोगों को अभी तक समझ नहीं लग रही कि फ़ेल क्यों हुए। किससे पूछते हैं जाके? मेरे से पूछेंगे, मुझे क्या पता, पेपर मैंने किया, आपने किया। हु इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड रेलिवेंट पर्सन जो आपकी मिस्टेक्स, आपकी खामियां बता सकते हैं? उसका नाम है एग्जामिनर। जो फेल हुआ है उसको पता है वो क्यों हुआ है, और जिसने फेल किया है उसको पता है उसने क्यों फेल किया है। तो हम ज़रा ना कुछ अटैम्प्ट्स के एग्जामिनर कमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि जो मैंने अभी यहाँ बात की थी ग्रिड की कि आई कैप ये कहता है और ये हमारा चीज़ें हैं, क्या वो वैलिड भी थी या मैंने हवा में तीर चलाए हैं। तो मैं अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कुछ एग्जामिनर कमेंट्स जो है डिस्कस करता हूँ। स्प्रिंग 24 के सिलेक्टिव लेके आए, सिर्फ में 8 सवाल आए थे। अगर आप इन 8 सवालों में से क्वेश्चन वाइज परफॉर्मेंस देखें तो 27, 11, 19, 33, तकरीबन 4 सवालों में तकरीबन बेड़ा गर्क हुआ बच्चों का। क्या कहता है जी, द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस सेशन वॉज डिक्लाइंड, ठीक है, मेनली ड्यू टू पुअर बिलो एवरेज इन क्वेश्चन 3, 5 एंड 6। फिर कहता है इट हैज़ बिन ऑब्जर्व दैट एग्जामिनीज स्ट्रगल विद द फंडामेंटल कंसेप्ट इंक्लूडिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस टर्म्स, कि लोगों को, बच्चों को फंडामेंटल जो बुनियादी कंसेप्ट हैं वही नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसने कह दिया कि वो गिफ्ट को जो है उसने डिस्पोजल समझा हुआ था, कैपिटल गेन का लिखा नहीं है, उसने प्रॉपर एक क्वेश्चन का रेफरेंस दिया हुआ था। कहते टू एड्रेस दीज इश्यूज एग्जामिनीज आर इनकरेज टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द की टर्म सच एज डिस्पोजल, कैपिटल एसेट, कि भाई पढ़ो सही, मैं पूछ क्या रहा हूँ, टर्म्स होती क्या है।
स्टडी मटेरियल को रिव्यू करो, क्लैरिफिकेशन लें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, मुख्तलिफ एग्जाम्पल करें, फिर अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करें। एडिशनली पार्टिसिपेटिंग इन स्टडी ग्रुप्स और डिस्कशन कैन प्रोवाइड फर्दर इंसाइट एंड री इन्फोर्स लर्निंग। अगर आप इसको समराइज़ करें, अगर आप इसको सम अप करें, किसकी बात कर रहे हो कि बच्चा कहाँ स्ट्रगल कर रहा है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में स्ट्रगल कर रहा है, उसको फंडामेंटल कंसेप्ट जो बुनियादी कंसेप्ट हैं वो आते ही नहीं है, वो उसके स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। आगे चलते हैं, डेट इज़ ऑटम 2023। ये अच्छा रिजल्ट है, सबसे अच्छा पिछले स्प्रिंग 22 से लेके ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। डाउन साइड क्या है कि एग्जामिनर्स डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट लीडिंग टू अ वेस्ट ऑफ टाइम इन प्रोड्यूसिंग मटीरियल दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन। जो रिक्वायरमेंट थी वो देखनी नहीं है, अपनी मर्जी से क्या कर सारा कुछ उसने सॉल्व कर देना है। फर्दर मैनी एग्जामिनीज ओवरलुक द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ब्स यूज इन द रिक्वायरमेंट, कि जो हमने वर्ब डिस्कस किए हम कहते हैं डिस्कस करें, उसको फॉलो नहीं करते। हम कंप्यूट कहते हैं, उसको फॉलो नहीं करते। जो वो कह रहा है कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करके बताएं। वो कह रहा है डिस्कस, तो भाई बताएं, बयान करें, एक्सप्लेन करें। बच्चे से क्या कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। तो मैं तो नहीं कह रहा, कौन कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है। स्प्रिंग 23 में आते हैं, 29% रिजल्ट है, 8 सवाल आए थे, 24%, 9%, 6%, 15%, 30%। मुझे याद है कि इस अटैम्प्ट में भी कोई तकरीबन 9000 बच्चे ने पेपर दिया था, 9000 समथिंग बच्चा था, 9400 या 91 था। आप 9000 लगाएं, 9000 बच्चे में से सिर्फ 6% बच्चा ऐसा था जिसके क्वेश्चन नंबर 4 में पासिंग मार्क्स थे। It has been observed that examiners were unable to apply their theoretical knowledge to practical situation. For example, question 3 provided were different losses, बच्चे वो नहीं कर पाए थे। तो फिर कह रहा है however despite being aware of treatment as observed in the previous session in knowledge based question the same area examiners fails to demonstrate their understanding in practice, कि भाईजान वो ये चीज़ जो है वो उसको कर ही नहीं पा रहे। स्ट्रगल कहाँ पे कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, थ्योरी में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अगर आप ये देखें, जितने भी आप एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे उसमें तकरीबन उसने यही रीज़न ऑफ फेलियर जो है वो आइडेंटिफाई की हुई है। देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ना रीजंस ऑफ फेलियर पता हो। ज़हीन इंसान में और बेवकूफ़ में एक ही फ़र्क होता है। जो होता है ना ज़हीन इंसान, वो हमेशा दूसरों की गलतियों से सबक सीखता है और वो बड़ी जल्दी कामयाब होता है। बेवकूफ़ वो होता है, कहता है जी भाई दूसरों को पता नहीं है, मैं ही अकेले कुल्लू, वो जब तक खुद नहीं आजमाता उसको सबक नहीं मिलता, तब तक वो सीखता नहीं है, वो बेवकूफ़ आदमी है। आपका पेपर फेल हुआ है या वो नहीं हुआ या फर्स्ट अटैम्प्ट है, व्हाटएवर जो भी है, आपके सामने आपकी भी रीजंस ऑफ फेलियर इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगी। अगर आपका फर्स्ट टाइम का पेपर है, फर्स्ट टाइम पेपर दे रही है, तो अगर आप इनको अवॉइड कर देते हैं, आप कोई भी पेपर दे रहे हो, आपका पेपर पास है। पहला, इन्हीं एग्जामिनर कमेंट्स में उसने बताया हुआ था कि आपको एग्जामिनर्स की समझ नहीं आती। तो प्रॉब्लम क्या है कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है हमें नहीं पता। हमें क्वेश्चन में टॉपिक का इशू है, हमें क्वेश्चन में एप्लीकेशन बेस्ड इशू है, हमें सवाल करना नहीं आता, हमें सवाल लिखना नहीं आता, हमें सवाल का बारे में पता नहीं उसने पूछा क्या है, हमें रिक्वायरमेंट का नहीं पता, हमें हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो एग्जामिनर के मुताबिक नहीं होती। अगर मैं अभी कहूँ आप लोगों से मुझे न्यूमेरिकल्स लिख के दिखाएं, आप लोगों में से सारे बच्चों का न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेट ही सीधा नहीं होगा, आपको प्रेजेंटेशन जो है वो नहीं आती। फिर सबसे बड़ा दैट इज सिलेक्टिव स्टडी। सिलेक्टिव स्टडी तो रीज़न है ही नहीं, ये तो गुनाह है। आप जंग में गए हैं, गोलियां घर छोड़ेंगे, क्या करेंगे फिर, ठाठा की आवाज़ निकालेंगे, मर के आएंगे। तो आपको 2 बच्चे गए हैं पेपर में, एक वो बच्चा जिसका पूरा सिलेबस तैयार है और एक दूसरा उसका दोस्त है जिसका 70% सिलेबस तैयार है। दोनों के कॉन्फिडेंस में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। वो जिसका सिलेक्टिव स्टडी की है ना, वो अपना आधा कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम हॉल से पहले ही हार चुका होता है। उसकी रास्ते में दुआ क्या होती है, या अल्लाह यहाँ से पेपर ना आए, या अल्लाह ये सवाल ना आ जाए, या अल्लाह ये सवाल ना आ जाए। उसकी दुआ शुरू ही यहाँ से होती है। और पेपर में अगर वो सवाल दिख जाए गया,
फिर वो उससे रिकवर हो ही नहीं पाता। तो सिलेक्टिव स्टडी का मतलब है कि आपने तो पेपर पूरा किया ही नहीं, पेपर आपसे पूरा होना ही नहीं है, दिस इज़ एविडेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रेड सी छोड़ दी है, आपको पता है आपका पेपर अब होना ही 90 नंबर का है, और आपके दोस्त ने जिसने पूरा पेपर किया है उसका पेपर 100 का होगा, तो अगर 100 के 50% आएंगे तो 50 ही आएंगे, लेकिन अगर 90 का 50% आएगा तो कितना आएगा, 45 आएगा। तो सिलेक्टिव स्टडी जब आप करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप पेपर फेल करते हैं। आप जिस दिन जिस सब्जेक्ट को सिलेक्टिव स्टडी की तरफ लेके जाएंगे, आप उस दिन कहीं ना कहीं ये नोट कर लीजिएगा कि आप अगली अटैम्प्ट में ये पेपर दोबारा देंगे, उसके पैसे सेव करना शुरू कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ द जड़ ऑफ द फेलियर। आपका सिलेबस पूरा नहीं होता। और आई कैप हिस्टोरिकली देखा जाए, पिछली खासतौर पर 5-6 अटैम्प्टों में से वो हर सब्जेक्ट की हर चीज़ पूछता है। R1 की बात करें वो कोई चैप्टर नहीं छोड़ रहा, टेक्स की बात करें वो कोई एरिया नहीं छोड़ता, वो हर चीज़ पूछ रहा है। जब आपको पता है उसने हर चैप्टर पूछना है, हर चीज़ उसने पूछनी है, सो वाई गो विद द सिलेक्टिव स्टडी, दिस इज़ द रियल प्रॉब्लम। फिर टाइम मैनेजमेंट, पेपर पूरा नहीं होता, सुनते हैं अक्सर। पेपर पूरा इसलिए नहीं होता कि आप लोगों ने कभी पेपर की तैयारी की है। आई हैव अ सिंगल क्वेश्चन, आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या आई कैप जज करता है इस चीज़ को? आपने 3 महीने पढ़ा है, आपने 3 दिन पढ़ा है, आपने 45 दिन पढ़ा है, आपने 6 महीने पढ़ा है, आपकी दूसरी अटैम्प्ट है, आपकी पहली अटैम्प्ट है, उसको नहीं पता। वो किस चीज़ से जज करता है कि आपने 3 घंटे 15 मिनट में पेपर किया कैसे है। तो व्हाट मैटर मोस्ट, 3 घंटे 15 मिनट, क्या आप 3 घंटे 15 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं? क्या 3 घंटे 15 मिनट की प्रैक्टिस की है? क्या लिखना आता है आप लोगों को? क्या कभी टाइम एलोकेटेड स्टडी की है, या सवाल कभी टाइमर लगा कर सॉल्व किए हैं? आपको पता है आपके पास पर मार्क्स जो है वो 1.8 मिनट है। इसका मतलब अगर 10 नंबर का सवाल आया है, 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन 18 मिनट्स। हम क्या होते हैं, सवाल शुरू कर दिया है, जब तक वो सवाल ख़त्म नहीं होगा हमने करते जाना, चाहे स्कॉलर खड़कने लग जाए। अल्टीमेटली क्या होता है, ये पेपर पूरा नहीं हुआ, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं होती, आपको एक चीज़ के ऊपर है कि भाई ये टाइमर है, ये सवाल इतने मिनट में होना, करो। अगर ये टाइम पूरा होगा सवाल छोड़ दो, आगे चले जाओ। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हर सवाल में से पासिंग मार्क्स लेके निकालने हैं। 2 सवाल पूरे होते हैं, बाकी सवाल पूरे होते नहीं, पेपर फेल हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके सारे सवाल अटैम्प्ट हुए हों, आपका पेपर पास हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट कैसे आती है, दैट इज़ बाय गिवन टेस्ट। जब आपको मैं डे 1 पे बता रहा हूँ कि एवरी सैटरडे इज़ योर टेस्ट डे, लाइक इस सैटरडे तो नहीं होगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट सैटरडे इज़ योर टेस्ट डे। जब आपको डे 1 पे पता है कि हर सैटरडे हमने टेस्ट देना ही देना है, तो दें टेस्ट। हम टेस्ट से भागते हैं, हम कहते हैं यार जो होगा देखी जाएगी, वट जो भी है। भाई एक पूरा बंदा एलोकेट होगा, बैठा होगा, आप उसके सामने क्या करेंगे, टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे। जब आप टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे अपना, उसने 60 मिनट दिए हैं आपको, 30 नंबर का पेपर लेके आए, आपने करना है 60 मिनट में। जब आप यहाँ पे 60 मिनट में करोगे तो वहाँ करोगे ना। आपके 12 टेस्ट हैं, और टेस्ट 1 नहीं हुआ, टेस्ट 2 नहीं हुआ, टेस्ट 3 नहीं हुआ, अल्टीमेटली जाके टेस्ट 4 तो होगा कुछ ना कुछ। आप अभी टेस्ट 1 करेंगे शायद ना हो, लेकिन टेस्ट 2 में, टेस्ट 3 में, 4 में, 5 में ऑनवर्ड आपको सबको अपनी ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो क्या होंगी, नज़र आना शुरू आ जाएंगी। तो टेस्ट देना इज़ वेरी कंपल्सरी। फिर हम समझते हैं कि जी हमने पास पेपर कर लिए हैं, हम अब फतह कर रहे हैं कश्मीर। आप लोग CA में हैं, आप BA नहीं कर रहे, आप BCom नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता। आप लोग जब पेपर दे के आते हैं तो आप बहुत सारा पास पेपर करते हैं प्रैक्टिस। अगस्त का महीना हो, फरवरी का महीना हो, आप सवाल कर करके पागल हो जाते हैं। पेपर में जाते हैं, ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ गया, वहाँ होता ही नहीं है। हर अटैम्प्ट में हर सवाल, क्या आपको लगता नहीं नया आ गया, तो इसका लास्ट से कोई कंसर्न नहीं है? तो व्हाट इज़ दिस? आई कैप सवाल टेस्ट नहीं करता, आई कैप कंसेप्ट टेस्ट करता है। पास पेपर जो है ये सिर्फ एविडेंस है कि आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आता है। ये कभी भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है इस चीज़ का कि यही सवाल आएगा, इस तरह का ही सवाल आएगा, ये नहीं है।
पास पेपर क्यों है जी? मैंने रूल पढ़ा है कि 45% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 45% ऑफ बेसिक सैलरी या एक्चुअल रेंट विच एवरेज हायर रूल पढ़ लिया, जाके पास पेपर में इसको मैंने अप्लाई कर लिया, ओके। मैंने 2 सवाल किए, 3 सवाल किए, ठीक है। पेपर में रूल अप्लाई करने की तैयारी के लिए पास पेपर है, बट सोलली पास पेपर करेंगे और आप समझेंगे कि यार पेपर पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ओवर एंड अबव जाना पड़ेगा। इसलिए वो ट्राइड कि आप कहाँ जाएं, आप जो है आपका टेस्ट दें। बिकॉज टेस्ट में मैं अपनी बात करूं, मेरे टेस्ट में आपको कोई भी सवाल पास पेपर से नहीं मिलता, ना मिलेगा। वो अदर देन पास पेपर क्वेश्चंस होंगे जो आपको बताते हैं कि भाई दिस इज़ द थिंग आई कैप जो है वो पूछ सकता है। फिर आखिरी चीज़ जो जी पेपर भूल जाता है। पेपर इसलिए भूलता है, तो भी वेरी ऑनेस्ट बताता हूँ, आप लोग पढ़ते हैं आखिरी महीने में, आखिरी महीने में रट्टे मारते हैं, रट्टे रिटेन नहीं रहते, रट्टे भूल जाते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल कि कोई रट्टा आपको रिटेन रहे, वो भूल जाता है। जितना आपने फ्रेश पढ़ा होता है आपके ब्रेन में होता है, आप लिख लेते हैं, जो रह गया वो रह गया। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि आप रोज़ का रोज़ पढ़ें, आखिरी महीना सिर्फ रिवीजन का हो, रट्टे मारने का ना हो, और समरीज़ बनाएं। अगर आप बुक की बात करें, बुक में हर चैप्टर के एंड पे आप देखेंगे, आपको हर चैप्टर के एंड पे समरी शीट्स जो हैं वो मिलेंगी, वो रिटेन करने के लिए। हमने चैप्टर्स फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम सैलरी है, हमने उसको पढ़ा 3 दिन में, हमने हर रूल को तफसील में डिस्कस किया, लेकिन वो डिटेल समझाने के लिए थे। अब उसको याद रखना है तो एक समरी शीट होगी, ये 12 रूल्स हैं, याद करो, इनको अप्लाई करो, तो समराइज वे में। फिर सिलेबस की तैयारी नहीं होती, ये तो मैंने बता दिया कि भाई ये सिलेबस है आपका, इस तरह का सवाल इस तरह पाएंगे बच्चे, पता ही नहीं बच्चों को, पेपर स्ट्रक्चर नहीं पता, आईक्यू का पेपर प्लान नहीं करते, और कुछ एरिया की बहुत प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एरिया की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते। ये प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके सामने रीजंस ऑफ फेलियर है। आप लोग खुद के जज बन जाए, आप लोग खुद की अकाउंटेबिलिटी कर लें, आप लोग क्या इनमें से किस वजह से पेपर पास नहीं कर पाए, बताएं क्या रीज़न थी, क्यों नहीं हो पाए? क्या इसमें से कोई बाहर रीज़न थी? कौन सी थी बताएं? पेपर प्लान नहीं था, क्या सिलेबस पूरा कंप्लीट था, सिलेक्टिव स्टडी थी, टॉपिक छोटे छोटे से, चाहे फर्स्ट टाइम है, तो आपने ये काम नहीं करने, ये बिल्कुल भी नहीं करने। चैप्टर छोटे कौन से थे? सिलेबस कंप्लीट नहीं था, एग्जामिनर की समझ नहीं आई थी, प्रैक्टिस नहीं। तो मैं फिर कहता हूँ, एक दफ़ा फेल होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, होता है। आप लोगों को एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ सब कुछ रिकॉल हुआ होगा कि आप लोगों ने आई कैप हॉल में क्या किया। आप सबको अपनी गलतियां जो हैं वो आइडेंटिफाई हो गई होंगी कि भाई ये हमने मिस्टेक्स की थी, हो गया, नाउ ओवरकम करें इसको। हाँ, अब एक दफ़ा हुए ओके, अगर दोबारा हो गए फिर आप लोग जो है, दैट इज़ द प्रॉब्लमेटिक इशू। ये पेपर की समझ नहीं थी, ओके, होता है। आई कैप का पेपर आता कैसे है, होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब बच्चा पीआरसी करता है, कैफ में आता है, उसकी पहली अटैम्प्ट होती है, उसको पता नहीं चलता किस तरह करना है हमने। वो उसने पेपर दिया होता है एमसीक्यूज बेस, ये इसका पेपर होता है रिटर्न बेस, उसको लिखना नहीं आता, उसको पेपर स्ट्रक्चर का पता नहीं होता, ये एक है प्रॉब्लम। ठीक है, लग गया पता, और सारी लग गई मिस्टेक्स पता, अगर इसके बाद भी पेपर फेल होता है, फिर यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है। फर्स्ट टाइम फेलियर पे आपको जो लेवरेज है वो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद फेल हो गए तो वो लेवरेज नहीं मिलेगी। तो मैं फिर कहता हूँ, अगर हम इसको वाइंड अप करते हैं तो बात वही है कि भाई पेपर जो है, एक पेपर पढ़ रहे हैं, 2 पेपर पढ़ रहे हैं, 3 पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर पास करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, एंड दैट इज़ कंसिस्टेंसी। मैं आपको, आई एम नॉट द एडवोकेट ऑफ डैट थिंग के लिए आपको 3-3 घंटे पर सब्जेक्ट देने चाहिए, 5-5 घंटे देने चाहिए, मैं इस चीज़ का कभी भी नहीं एडवोकेट। आप देखेंगे शायद पूरे सेशन में मैं कोई सैटरडे ऑन कर दूँ, वेरी रेयर होगा कि अगर जिस दिन मैंने प्रैक्टिस करवानी हुई कोई एक्स्ट्रा तो सैटरडे ऑन हो, संडे तो कभी ज़िंदगी ऑन नहीं करूँगा मैं। आप खुद देखेंगे हमारी क्लास जो है वो 5 डेज़ इन अ वीक होगी, वीकेंड पे आपका टेस्ट होगा,
मैं खुद कहता हूँ यार संडे को पढ़ो, बिकॉज आई बिलीव कि सिस्टम जो है वो इवॉल्व हो रहा है, बच्चे जो हैं वो इवॉल्व हो चुके हुए हैं, आप लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो चुका हुआ है, आप लोग वो वाले बच्चे नहीं रह गए जो 3-3 घंटे क्लास ले सकते हो, बिकॉज जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, आप सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आप जनरेशन है रील्स वाली। अगर आपको कोई ना 1 मिनट की मिल जाए ना रील, आप फॉरवर्ड कर देते हैं। आपको रील कौन सी चाहिए? 10 सेकंड वाली। तो दिस इज़ योर अटेंशन स्पैन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप कोई 1 मिनट की मुझे रील देख के दिखाएं, नहीं देखेंगे। आपसे यूट्यूब की 5 सेकंड की ऐड बर्दाश्त नहीं होती, ऐड ब्लॉकर किए होते हैं। तो द थिंग इज़ डैट कि ये अटेंशन स्पैन हो चुका हुआ है। जब ये अटेंशन स्पैन है तो आपने बच्चों को इस तरह ही लेके चलना है। तो हम तो स्मार्ट वे में ही चलेंगे, हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर करेंगे। तो बात तो सिर्फ वही है आपसे कि आपका काम है सिर्फ एक, जो पढ़ाया है किताब आपके पास होगी, उसको नोट करें, उसे करके आएँ, दैट्स इट। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको फील भी नहीं होगा, आपका मजाक तक सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी तैयारी भी हो जाएगी, आपका पास भी हो जाएगा। 2 चीज़ें करनी है आपने अगर आप वाकई पेपर पास करना चाहते हैं। क्लासेस रोज़ लें, रोज़ का काम रोज़ करना है, डेली 1 घंटा सिर्फ। क्लास 1 घंटे 15 मिनट की है, 1 घंटे 15 मिनट क्लास होगी मैक्सिमम। आपने जो पढ़ाया उसको लेके चलना है, और वो सिर्फ कितने मिनट का होगा? 60 मिनट का होगा। 1 घंटा पढ़ लिया, और हर हफ्ते को टेस्ट देना है। ये 2 काम की श्योरिटी मुझे दे दें, मैं आपको श्योरिटी दे देता हूँ आपका पेपर पास है। मैं इस सब्जेक्ट की इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ आपका पेपर पास है, बिकॉज जब हम चीज़ों को लेके चलेंगे आपको एक चीज़ फील होगा कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उस पर टाइम भी हम उतना ही लगा रहे होंगे, उसी पर्सपेक्टिव से लगा रहे होंगे। ठीक है, तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स से, और द थिंग इज़ दैट एवरी सैटरडे इज़ योर टेस्ट डे। जितना हम पढ़ेंगे आपका टेस्ट जो है वो हुआ करेगा। कोई सवाल वगैरह है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम वाइंड अप करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इनकम टैक्स का, उसको हम डिस्कस आउट कर रहे होंगे। ठीक है।